हिंदुस्तान के मुसलमानों की साफगोई और दमदार तरीके से आवाज़ रखने का दूसरा नाम है आज़म खान। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री आज़म खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं रखते जी, क्योंकि हम किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहे जो कोई मजहबी पार्टी हो या जो बहुत इंतहा पसंदों की पार्टी हो। मेरी शुरुआत राजनीति की चौधरी चरण सिंह जी से हुई जी। और मैं आज भी मानता हूँ उनसे बड़ा नेता भारत में कोई नहीं हुआ, उनसे ईमानदार, उनसे शानदार। तो हम बिल्कुल इंसानियत की बात करते हैं। मुसलमानों की बात करना भी इंसानियत की बात करना है। हाँ, लेकिन तन्हा उनकी नहीं करते जी, सबकी करते हैं। अब क्योंकि वो ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा बेइज्जत किए जा रहे हैं, ज़्यादा परेशान किए जा रहे हैं, इसलिए लगता है कि और उनकी बात करने वाले कम लोग हैं। हाँ, उनके नाम पर बिरयानी खाने वाले तो हैं इसलिए। लेकिन पहले बात हम कर रहे थे रामपुर की। रामपुर हम लोग आज घूम रहे थे, बहुत सारा डेवलपमेंट रामपुर में हुआ है। कुछ मॉल्स आपने सरकारी पैसे से बनाए हैं जो म्यूनसिपल, जो देश के और शहरों में नहीं हैं। कुछ गेट्स का निर्माण किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि जब आज़म खान साहब जैसे लोग रामपुर का जो नक्शा है, शक्ल जो है, तस्वीर जो है वो बदल सकते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर वैसे क्यों नहीं बदलती? देखिए, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और मेरा इससे जज्बाती लगाव है। इसके अलावा इसका बड़ा एक विचित्र इतिहास है। ये नवाबों का शहर है। जो कुछ नवाब ने छीना, नवाब ने सड़कें छीनी, नवाब ने शिक्षा छीनी, नवाब ने पानी नहीं दिया पीने के लिए। आज रामपुर में पीने का पानी इतना है कि 100 साल कम नहीं होगा। आज रामपुर की सड़कें गलियों से लेकर हाईवे तक उम्दा सड़कें हैं। बिजली मिलती है उन्हें, साफ़ पानी मिलता है, चलने को सड़कें मिलती हैं और शिक्षा का इतना इंतज़ाम कर रहे हैं हम कि हर दरवाजे पर शिक्षा का दीप पहुंच जाए। सर, ये जो पॉलिटिकल विल है, इसे मैं पॉलिटिकल विल भी कहता हूँ, लीडरशिप की जो विल है, ये विल हमारी जो पूरी नुमाइंदगी है, और यदि हम खासतौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उसमें क्यों नहीं दिखाई देती? ये तो जो आग आज़म खान के दिल में चल रही है, ये सबके दिल में क्यों नहीं चलती? अपने साथियों से कहता हूँ, अधिकारियों से कहता हूँ, जो सीनियर IAS ऑफिसर से मैं उनसे पूछता हूँ किस गांव के रहने वाले हो, तो अपना गांव बताते हैं, शहर बताते हैं। पूछता हूँ कितनी सड़कें बन गई गांव में, अरे साहब, अरे आप इतने सीनियर ऑफिसर, आप जिसको फ़ोन कर दोगे आपको मना कर देगा। अगर आप अपने गांव की सड़क नहीं बनवा सकते तो लानत है आपके अधिकारी होने पर। तो क्या करें, इसके लिए तो एहसास की ज़रूरत है। और अगर एहसास नहीं है, असल में ठगी का काम चल रहा है। राजनीति में लोग ठगे जा रहे हैं। बादशाह ने कहा 20 लाख रुपया देंगे चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। 140 करोड़ देश का बादशाह अगर झूठा होगा, लोगों से झूठ बोलकर वोट ले लेगा, तो वैसी जनता भी होगी। सर, वो आबादी का कोई फ़र्क नहीं है, 140 करोड़ हो या 20 करोड़ हो, दोनों राजा एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। देखिए, हमें 20 करोड़ वाले से कोई यूँ लेना नहीं है कि वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। जी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान एक खून है। इसीलिए तो RSS वालों से कहता हूँ मैं कि तुम अखंड भारत का सपना ही देखते रहोगे। मुझे बादशाह बनाओ, बनाओ प्रधानमंत्री मुझे, मैं तुम्हारे अखंड भारत का सपना 2 वर्ष में पूरा कर दूंगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री चाय बनाते हैं, आप चाय बनाते हैं, ये सब कहा, और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत दिनों से कह रहा हूँ जी, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए या पागल खाने भेजो। दोनों बातें, प्रधानमंत्री बनाइए, दोनों बातें कह रहा हूँ, या तो पागल खाने भेजो या प्रधानमंत्री बनाओ। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो खूबियाँ हमारे बादशाह में हैं, मुझ में उनसे एक आध ज़्यादा है। मसलन मैं उनसे पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ। सूरज शक्ल का भी बहुत बुरा नहीं हूँ। मेरे दामन पर कोई बेईमानी का दाग नहीं है। मैं मर जाना पसंद करूँगा बनिस्बत इसके कि कोई ये कहे कि मैंने कमीशन लिया है। और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। 8 विभाग हैं मेरे, कोई शक नहीं। 8 विभागों में हिम्मत नहीं है किसी की मेरे आदेश को नो कहने का। इसके अलावा चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ। 11 बरस हॉस्टल में रहा हूँ, खाना भी अच्छा बनाता हूँ।
अपने कपड़े धोता हूँ, प्रेस बहुत अच्छी करता हूँ, लॉन्ड्री पर ऐसी प्रेस नहीं हो सकती जैसी मैं करता हूँ। ड्रम बजा लेता हूँ, बीन भी बजा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ सिवाय बुरी बातों के। जी। लेकिन एक कमी है जो मैंने कही है, मैं मुसलमान हूँ। दिस इज़ ए बिग ड्रॉबैक टू बी ए प्राइम मिनिस्टर। हम करेंगे, लेकिन मैं जब पूछ रहा हूँ आजम खान साहब को प्रधानमंत्री बनाए, मैं चाहता हूँ कि बने, कोई शक नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या आजम खान साहब आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, इस सरकार में मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देखिए, आप मेरे सपने को छोटा कर रहे हैं और झगड़ा भी लगा रहे हैं, और आप झगड़ा भी लगा। देखिए, आप दो हरकतें कर रहे हैं। एक तो मेरा कद छोटा कर रहे हैं, दूसरा छोटा करना मेरी मंशा नहीं है। दूसरा आप झगड़ा लगा रहे हैं। देखो भाई, जो नहीं हो सकता उसे कहते क्यों? कि जब मुसलमानों की बात पर जब हम बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो बात घर से क्यों नहीं शुरू हो रही? ये बात आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मुझसे क्यों कह रही हैं? इसलिए क्योंकि आप एक बड़ी दमदार आवाज़ हैं, और आपसे ज़्यादा साफ गोई से किसी बात को रखने वाला मैं कुछ भी अपने आप से थोड़ा ही बन जाऊंगा जी। मैं कुछ भी अपने आप से थोड़ा, मतलब आप चाहेंगे कि बन जाए, यदि ये मौका मिले? प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा। इसका मतलब पॉलिटिकल मायने में थोड़ा कम समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक तो समाजवादी पार्टी में आपको जगह नहीं दिख रही मुख्यमंत्री बनने की। मेरी बहुत इज्जत है वहाँ, ये भी सच है जी। और मैं एक ऐसा पुल हूँ नेताजी के और उनके बेटे अखिलेश यादव के दरमियान, जहाँ से चला और उतरा वहाँ मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं है आज भी, और शायद मैं अकेला शख्स हूँ जिस पर कोई उंगली नहीं उठाता। ये आपकी ताकत ही उनकी मजबूरी है ना मेरी शराफत भी, क्योंकि आपकी ताकत की वजह से वो मजबूर हुए कि आजम खान साहब को। नहीं, हम लोगों ने बहुत अच्छे बुरे दिन देखे हैं, हमने और नेताजी ने, और बहुत मेहनत करके इस पार्टी को बनाया है। इसीलिए हमने कल अपील की है कि हम इस कोशिश में हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। हालात को ख़राब करने वालों से हमारी अपील है कि वो हमारी मदद करें। कौन है हालात ख़राब करने वाले लोग? परिवार में जो लोग, नहीं ना, सिर्फ परिवार में नहीं, हमारे समाजवादी परिवार में। जी, समाजवादी परिवार की बात। एक दूसरे पर टिप्पणी करना, बेवजह के मशवरे देना, कुछ दिन खामोश रह लें, ये काम हम कर लेंगे। जी, लेकिन परिवार में समाजवादी परिवार की बात करें या पहले नेताजी के परिवार की बात करें, उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ? हाँ, झटका तो लगा। इसका नुकसान चुनावों में भी होगा? ज़रूरी नहीं है, दो वजह हैं उसकी। एक तो ये कि चुनाव में भी काफ़ी वक्त है, और झगड़ा कहाँ ख़त्म हुआ है सर? कोई झगड़ा है भी नहीं। रोज़ देख रहे हैं, आज हम बैठे हैं तब भी झगड़ा हो रहा लखनऊ में। बहुत बड़ा मूवमेंट चला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, हम उसके कन्वीनर थे जी, स्टेट कन्वीनर भी, ऑल इंडिया कन्वीनर भी, लेकिन उस वक्त आपके ये कैमरे नहीं थे जी, ये मोबाइल। मैं तो उस दौरान भी लखनऊ था, अयोध्या था, लेकिन मीडिया इस अंदाज का नहीं था जी। सबका मालिक अंबानी नहीं था, सिर्फ आपको और एक को और छोड़कर, जिसको मैं पब्लिकली कहता हूँ अभी 2 चैनल ऐसे हैं जिनका ज़मीर जिंदा है। तो अगर उस वक्त ये सब होता तो पता नहीं बात कहाँ पहुँची होती। सर, आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया तो जो सवाल आ रहा है, अभी केंद्र की सरकार ने वहाँ पे रामायण म्यूजियम बनाने की बात की, कोई एतराज़? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हनुमानगढ़ी कोई एतराज़ नहीं, और आपकी पार्टी की सरकार भी राम को स्वागत है, कुछ काम कर रही है। स्वागत है। तो लग रहा है कि राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। ना, ये ढोंगी राम राज्य बनाएंगे? राम होते तो मस्जिद गिरती ही नहीं। और राम के बारे में हम अपना मजहबी नज़रिया बता दें आपको जी। कुरान हकीम में 1,40,000 पैगंबर ज़मीन पर आए हैं मैसेज लेकर अल्लाह का। तकरीबन 20 पैगंबरों के नाम हैं कलाम पाक में, बाकी रेस्ट ऑफ पैगंबर वो हैं जिनके नाम नहीं मालूम। इसलिए इस्लाम पाबंदी लगाता है इस बात की कि किसी के मजहबी पेशवा के बारे में कोई गलत बात मत कहो। हो सकता है तुम्हारे पेशवा रहे हों, हो सकता है रामचंद्र जी और कृष्ण जी पैगंबर रहे हों अल्लाह के, नहीं, मैं सवाल और ना भी रहे हों। मुझे ना मैं अर्ज करूँ आपसे, वहाँ क्या बने? ना मजहब से, ना मजहब से ही तो पॉलिटिक्स हो रही है जी।
पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है? जी। वहाँ राम मंदिर बने, कहाँ बने, ये तय मैं थोड़ा ही करूँगा, जी। कि तो अयोध्या वाले तय करेंगे। न जाने कितने दावेदार हैं कि राम यहाँ पैदा हुए थे। अब राम की प्रदर्शनी हो, राम का प्रमोशन हो, उनके ख्यालात का, इससे मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? नहीं, मुझे ऐतराज़ होता है कि अयोध्या की जो हालत है, यदि रामपुर के मुकाबले अयोध्या को देखूं तो वो 100% है। मतलब 100 भाग वो है खराब हालत में है। अयोध्या को और फैजाबाद को बहुत पैसा दिया है। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की सरकार तक सबको राम याद आ रहे हैं। नहीं, हमें राम के काम याद आ रहे हैं जी। उन्हें राम याद आ रहे हैं, हमें राम के काम याद आ रहे हैं। सर फिर वही बात आती है कि ये जो मुसलमान हैं जिसकी दमदार आवाज़ आज़म खान, ये आवाज़ दमदार क्यों नहीं बनती? जब भी कोई बात खड़ी करते हैं तो वो हम राम से राष्ट्रवाद तक चले जाते हैं। फिर आप कहोगे पाकिस्तान चले जाओ, वही बात है। फिर आप कहेंगे हमने मुजफ्फरनगर का दंगा करा दिया। जी। और जब आपको विधानसभा में कटघरा लगाकर बुलाना चाहेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आओगे। नहीं तो मुसलमान की बात करना अपराध है? तो हम तो कर रहे हैं, हम उसी का तो कह रहे हैं आपसे जी। कि हम इंसाफ की बात करें तब जुर्म हमारा। हम नहीं, लेकिन बस डर ये हो रहा है ना कि आजम खान साहब को, नेताजी को डर है कि मुलायम सिंह जी के पास से मुसलमान बीएसपी के पास ना चला जाए। एक डर जो बीजेपी के नाम पर पैदा किया जा रहा है, उससे मुसलमान का फ़ायदा क्या हो रहा है? नहीं, बीएसपी के पास चला जाए या कांग्रेस के पास चला जाए, किसी भी पार्टी के पास चला जाए। ना ना ना, दरअसल बड़ी विडंबना है इस वक्त, बड़ी ऐतिहासिक विडंबना है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं, सपा को छोड़कर, जिनके बारे में मुसलमानों को बहुत अच्छी तरह मालूमात भी है, तजुर्बा भी है। बहुजन समाज पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो हिस्सेदारी थी वो पता है मुसलमानों को। उसके रिएक्शन में जो अंजाम हुआ बहुजन समाज पार्टी का, वो आपके सामने है। बीएसपी के नेता पार्टी में तो उतना हिस्सा भी नहीं मिल रहा। नहीं, किसने कहा मुसलमानों को? किसने कहा? कहाँ मिल रहा है? देखिए, आप झगड़ा लगाने वाली बातें कर रहे हैं, बात ऐसी है ही नहीं। अगर ऐसी बात ना होती तो आज मुसलमानों को लेकर आप भी, यानी मीडिया के लोग भी और राजनीतिक पार्टियां भी इस माहौल को बनाने में न जुटे होते कि किसी तरह समाजवादी पार्टी से मुसलमान 1% ही टूट जाए। सभी लगे इस कोशिश में। आप तो न लगी, आपके बारे में तो अच्छी राय है, मुसलमानों से है, आपके बारे में तो अच्छी राय है। आप तो हमारे से जोड़े रहिए, आप उनको बिखरने मत दीजिए। आप हैदराबाद वालों का सपना मत पूरा करिए। हैदराबाद वालों का भी मैं जिक्र कर रहा था कि हैदराबाद से जो लोग मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा कर रहे हैं, उसमें भी क्या ऐतराज़ है? कुछ ऐतराज़ है? सब लोग अपनी अपनी बात करें तो उसमें क्या ऐतराज़ है? आपको लगता है कि फिर हाफिज सईद को भी ले आओ, उसमें भी क्या ऐतराज़ है? वो भी अपने तरीके से बात कर तो रहे हैं, उनको भी ले आइए। क्या आप हैदराबाद के जो लीडर है उनको आप एंटी नेशनल मानते हैं? तो उनसे कहिए। ओवैसी साहब को आप एंटी नेशनल मानते हैं? एंटी मुस्लिम मानते, एंटी मुस्लिम मानते। तो आपकी जुबान में तो एंटी मुस्लिम नेशनलिस्ट हो जाते हैं। नहीं, खैर मैं नहीं कड़वाहट चाहता। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के सिर्फ शब्द आपको दोहरा देता हूँ। अभी टीवी चैनल पर जिनकी हैदराबाद वालों की बात हो रही है, उनके साथ डिस्कशन था, तो हमने कहा एक ही विचारधारा के लोगों में डिस्कशन नहीं होता, कोई दूसरा होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी मुसलमान हैं सब गद्दार हैं, सब देशद्रोही। बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वो 2 लोगों को सेकुलर कहते हैं, एक अपने दामाद को जो कि मुसलमान है, और एक उनका समधी जो जाहिर है मुसलमान दामाद का बाप है। तो शरीयत की बात करें हम, क्या शरीयत और यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी, इसमें कोई बहस हो सकती है? इसकी अंग्रेजी का नाम शायद पर्सनल लॉ है। जी, पर्सनल लॉ की बात कर लें। पर्सनल मुस्लिम लॉ। जी। एक पर्सनल हिंदू लॉ भी है। जी। क्या देश के किसी मुसलमान ने पर्सनल हिंदू लॉ के बारे में आज तक कोई शब्द कहा? जी। सती प्रथा तो आपके धर्म का हिस्सा थी। जी। क्यों सती प्रथा के खिलाफ तो सब खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? सती प्रथा धर्म के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ क्यों खड़े? क्योंकि मामला औरतों के हक देखिए ना, देखिए, जहां आपको ये रुख अच्छा लगा, इससे फायदा है, आपने वो अपना लिया।
जहाँ आपको ये रुख अच्छा लगा आपने ये अपना लिया। क्यों? आप कौन है हिंदू धर्म को बदलने वाले? प्रोग्रेसिव होने की बात है। धर्म आजम खान जैसे प्रोग्रेसिव लोगों से उम्मीद होती है कि वो औरतों के हकों की बात आजम खान की बात मत करिए, मैं हिंदू पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूँ जी। सती प्रथा आपके धर्म का हिस्सा, लेकिन ऐसे उसको लोग बदल पैदा दिया हुए। ना। किसने बदल दिया? धर्म को बदलने वाले आप कौन होते हैं? क्यों जो धर्म आपके औरतों के, आपके यहाँ गरीब धर्म लोगों के, आपके मजलूमों की बात ना करें, उस धर्म को मानना आप ठीक समझते हैं? आप हिंदू धर्म को बदल दें और आप वाजिब हैं, और क्या क्या बदलेंगे? इंसानियत के खिलाफ हो, उसमें जो चीजें ऐसी हों जिनमें तो बदलाव आप की हिंदू धर्म जरूरत को हो। इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? नहीं, जो चीजें बदलने की आपने सती प्रथा का जिक्र किया, ये सती प्रथा आपके इसलिए हिंदू बदली है। धर्म में ये इंसानियत के खिलाफ था सती प्रथा, बिल्कुल था ना, और इसलिए और सब क्या लोगों ने क्या मिलकर बदल इंसानियत दिया। के खिलाफ है? जो होगा उस पर बदलाव हो रहा है। तो बात हिंदू, तो आप मुसलमान, हिंदू धर्म क्रिश्चियनिटी पर की बात टिप्पणी कर रहे हैं ये कि हिंदू धर्म में ये चीज़ें खराब थी जो सदियों से चली आ रही थी, उनमें बदलाव हो रहा है। तो धर्म को आप बदलने की ताकत रखते हम हैं? ताकत की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये इच्छा रखनी चाहिए कि धर्म जो को औरतों तो के लिए ये एक जो नया दलितों के धर्म लिए- हो गया। नहीं, नया तो ये धर्म हिंदू नहीं है। धर्म नहीं रहा, ये एक हम नया इस धर्म कमरे हो में गया। बैठे हैं, यदि इस कमरे में ये सोफा खराब हो जाए तो इस सोफे को बदलना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ जी, कि बात आपने मैं कर रहा हिंदू हूँ। धर्म को बदल दिया, जी। अच्छी बात हुई। सती प्रथा मैं खत्म हुई। इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि हिंदू धर्म में आपने सती प्रथा को ख़त्म करके महिलाओं को उनका जीने का अधिकार दिया। तलाक का मामला या मुस्लिम पर्सन लॉ का, ए लॉ विच रिलेट्स टू ए पर्सन विच इज़ कंसर्न टू ए पर्सन। मसलन मैं नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ठीक है, आप मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं रोज़ा रखूं न रखूं, आप मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जी, मैं हज को जाऊं न जाऊं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। मैं एक तलाक को सही मानूं या 3 तलाक को सही मानूं, आपसे क्या मतलब? इससे मतलब है ना? नमाज नहीं पढ़ने और तलाक में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि नमाज नहीं पढ़ने से किसी दूसरे पर फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो उस लेकिन मुस्लिम 3 महिला तलाक को, उस से, मुस्लिम एक तलाक महिला से को ना किसी औरत हम पर, और किसी आज़ादी महिला दे पर रहे हैं। फर्क देखिए, पड़ रहा है। आप जिस तरह सती प्रथा को ख़त्म करने में कामयाब हो गए, हम ये आज़ादी दे रहे हैं मुस्लिम महिला को कि अगर वो इस्लाम के कानून को नहीं मान सकती तो वो इस्लाम छोड़ सकती है। कौन ज़बरदस्ती मुसलमान रखना चाहता है? तो मतलब आप 3 तलाक को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो इससे ज़्यादा आज़ादी दे रहा हूँ। जी, जो 1 तलाक को मानता हो, जो 3 तलाक को मानता हो, जो कुछ ना मानता हो, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। नहीं, बहस का मुद्दा है क्योंकि औरतों का चुनाव हक से सामने जुड़ा है। हुआ। नहीं, चुनाव से क्योंकि नहीं। चुनाव सामने मेरा है। चुनाव से मुद्दा नहीं है, लेकिन औरतों के हक की बात आप नहीं समझते कि उस जो वक्त कहाँ थे? औरतें उस वक्त कहाँ थी आपकी मानवता के ठेकेदार, जो जब गुजरात में हामला औरतों के पेटों में भाले उसको किसने घुसकर? सपोर्ट नहीं किया? किसने नहीं किया? किसने? बादशाह बना लेकिन दिया देश का, इनाम दिया देश ने। लेकिन सर, मुख्यमंत्री, ये उस वक्त के important मुख्यमंत्री बात को इनाम देकर प्रधानमंत्री बना दिया। और क्या देना चाहेंगे? इस बात उस को- कत्लेआम का इस इनाम बात दिया को- आपने ना, उस मुस्लिम कत्लेआम का इनाम दिया आपने, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाकर इनाम दिया। और क्या देंगे? चलिए, आपकी बात से मैं और मान क्या लूं। देंगे? तो क्या आप उसका बदला मुसलमान औरतों से लेना चाहते हैं कि आप भी उसी की बराबरी करेंगे? हमारी औरतें बेचारी बदले के काबिल हैं। हमारी औरतों को तो आप जहाँ चाहते मार लेते हैं। नहीं, मुजफ्फरनगर में आपने क्या कम किया? आपने दादरी में क्या नहीं मैं किया? उन लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या आजम नहीं किया खान साहब दादरी से, में? जिनकी तरफ देख रही हैं वो महिलाएं कि वो खड़े होकर इस पर बात करेंगे। नहीं, मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब आप ये मैं कह रहे उन्हीं हैं के कि लिए आप मैं उनको उन्हीं के 3 लिए तलाक जानना से चाहता मुक्ति हूँ नहीं देना कि चाहते, आज़ादी आखिर नहीं देना चाहते। उस महिला का क्या दोष था जिसके शौहर को फ्रिज में रखे गोश्त की गुमान पर मार दिया गया? उस महिला का क्या दोष था? उसके साथ कितनी हमदर्दी हुई? सर, गुजरात की महिलाओं के साथ आप है ना 2 चीज़ों को बहुत मिक्स कर रहे हैं। हाँ, और मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ मेरा कि क्या आप 3 मेरा तलाक सवाल जैसे- टेढ़ा नहीं, है। टेढ़ा नहीं है। मेरा सवाल खून में नहाया मेरे हुआ उस है। सवाल से बचना चाहते मेरा हैं। नहीं, आप मेरा उस मेरे सवाल सवाल से खून में पकड़ा रंगा खून में हुआ पकड़ा नहीं है। है। और खून का मैं कह रहा हूँ कि मान लाखों लीजिए कोई बेगुनाहों दूसरा का खून में नहाया हो, मुझे उसमें लाखों कोई कहना बेगुनाहों नहीं का है, खून ना? नहाता है सर लेकिन पर। आपसे तो ये उम्मीद मैं करूँगा कि वो गुनाह आप ना करें। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम महिलाएं, वो मुस्लिम महिलाएं जो आपसे इत्तेफाक करती हैं, आप उनके हीरो हैं। मुझे हीरो होने का शक नहीं, मैं तो आपको हीरो बनाना चाहता हूँ। नहीं,
हम तो हैं हम तो जहाँ चाहते हैं कि हम तो आप हीरो बने उन औरतों का, कि उनकी आवाज़ बने। नहीं, हम औरतों मर्दों के सबके हीरो हैं जी। तो हम तनहा उनके नहीं होना चाहते, सबके होना चाहते। 3 तलाक की बात होगी तो क्या आप समझ रहे हैं इससे साफ ही हो गया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं चाहते? जैसे अभी लॉ कमीशन ने एक सवाल खड़ा किया, क्वेश्चनेयर भेजा 16 सवालों का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबकी बात की, इस्लाम को बदलने की का बात की, इस्लाम को बदलने का हक। 2017 के जो चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव, उनके नतीजे 2019 तक ले जाएंगे। आप कहाँ देख रहे हैं देश को? आपकी नज़र बहुत दूर तक है, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं। जी नहीं, मैं एक होने वाले प्रधानमंत्री के साथ बैठा हूँ, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल। अरे कहाँ होने देंगे आप लोगों का बस चले तो कुतुब मीनार पे चढ़ाकर वहाँ फांसी देंगे मुझको। प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि मैं रामपुर को देखकर बहुत खुश हूँ। रामपुर जैसा हिंदुस्तान हो जाएगा तो बेहतर। 25 लाख रुपया दूंगा आपको 6 महीने के अंदर। सर अब मत, दूध के जले लोग हैं ना, छाछ फूक फूक के पीते हैं। अब आजम खान साहब की बात मानने का भी जी नहीं करता। हल सुन लीजिए आप जी, और मानेंगे आप अगर पढ़े लिखे हैं तो। जी, इतने पढ़े लिखे तो हैं ना जी। बजट जानते हैं आप? जी, भारत का खजाना मालूम है कितना है? मैं कह रहा हूँ कि हम 1947 के बाद आज तक हिंदुस्तान के खजाने में इतना पैसा नहीं हुआ ड्यू टू क्रूड ऑयल जितना पैसा आज है। बजट सेशन बुलाऊंगा आज, कल मुझे शपथ दिला दीजिए, कल ही पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाऊंगा और बजट प्रोविजन करूंगा, बजट प्राविधान करूंगा हर हिंदुस्तानी को 25 लाख रुपए। और बजट में इस वक्त इतना पैसा है। सर मैं कह रहा हूँ कि अब दूध के जले लोग हैं हम। अब देखिए आपको 25 लाख चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आपके नसीब में नहीं है तो। आपको झूठे वादे अच्छे लगते हैं? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? अरे तो आप एक बार भरोसा इस मुसलमान पे भी तो कीजिए। सर 50 साल से यही भरोसा कर रहे हैं हर बार। अकेला मुसलमान बादशाह था जिसने गाय के ज़बीहे का पर पूरी पाबंदी लगाई थी। अकेला बादशाह बहादुर शाह जफर जिसने गाय काटने वाले को सजाए मौत का हुक्म दिया था। इसीलिए ये मुसलमान जो कह रहा है, आपको कोई शक है कि बहादुर शाह जफर से लेकर आजम खां तक अगर 25 लाख रुपए के लिए कह रहा है तो 25 लाख देगा? नहीं, मुझे 25 लाख से में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं आप किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं चाह रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान आपके पास 25 से ज़्यादा है, इसलिए आपको क्यों 25 चाहिए होगा? मैं तो मोहल्ले में रहता हूँ, गली में रहता हूँ, मुझे तो चाहिए, ये मेरा बच्चा इसे चाहिए। आपको कोई शक है कि हिंदुस्तान का कोई बादशाह मुसलमान नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ऐसा लगता है नहीं। ये आप हिंदुस्तान के लोगों पर शक कर रहे हैं। और ये देखिए, पिल्ले, कुत्ते, कुछ लोग हैं सर, 4 लोगों को 140 करोड़ के साथ मत जोड़िए ना। वो 4 लोग हैं हिंदुस्तान के लोगों, 4 लोग हैं जी। देश के बादशाह ने पिल्ला कहा है, 4 लोग। लेकिन उसके बाद भी इस मुल्क में तो दंगा नहीं हुआ। इस मुल्क में जो हिंदू और मुसलमान हैं वो तो अलग अलग नहीं रह रहे थे ना, इसलिए उन 4 लोगों के साथ 140 करोड़ कितना मरवाओगे आप? कितना मरवाओगे? मतलब आप हिंदुस्तान के लोगों जहाँ मारने का मौका मिलता है आप भाजपा वाले, हिंदुस्तान के लोग नहीं, भाजपा वाले, तो क्यों आप उनकी तरफ से वकालत कर रहे हैं? मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप उनके साथ हिंदुस्तानियों को क्यों विजय त्रिवेदी को उन लोगों के साथ जोड़ रहे हैं? उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि हाँ ये हुआ, गलत हुआ। वो तो गलत है, सबको जग जाहिर है। इसमें मेरे कहने से क्या बात है? मुझे कहने की बात, मुझे तो इसमें तकलीफ है कि आप उनके साथ विजय त्रिवेदी को या हिंदुस्तान के जो 140-120 करोड़ लोग हैं उनको जोड़ रहे हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप लोग, काश किया भी ऐसा ही करें। जैसी बातें करते हैं आप ऐसा ही कीजिए। अच्छा मान लीजिए 2019 आप गुमान की बुनियाद पर फ्रिज में रखे गोश्त पर किसी की जान न लीजिए। आप गाड़ियों से उतार कर लोगों को मारकर उनके जानवर ले जाकर मत बेचिए। सर मुझे बताइए 2019 में अगर आजम खान साहब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो गए, वजीर आजम हो गए, तो क्या आप माफी मांगेंगे लाल किले से कि विजय त्रिवेदी, मैंने आपको गाली दी थी कि आप 140 करोड़ उन लोगों में से हैं? विजय त्रिवेदी का मतलब उन हिंदुस्तानियों में से हैं जो समझते हैं। मैं विजय त्रिवेदी को बुलाकर अपना PRO बना लूंगा। नहीं, आप समझते हैं कि फिर उस दिन आपको माफी मांगनी पड़ेगी? मैं आज आप उन पर शक कर रहे हैं। पूरी दुनिया से माफी मांग लूंगा विजय त्रिवेदी का, अगर मैंने दिल दुखाया होगा तो पूरी दुनिया से मांग लूंगा। अगर एक शख्स ये कह दे कि मेरे इंसाफ के कलम से उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं आपके कलम से नाइंसाफ़ी की बात नहीं कर रहा, आप जो ना भरोसा कर रहे हैं हिंदुस्तानियों पर उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो भरोसा आप बनाना चाहते हैं तो कल मुझे शपथ दिला दीजिए। जी, मैं तो चाह रहा था स्टेप बाय स्टेप की, पहले मुख्यमंत्री बने फिर आपने कहा मुख्यमंत्री से। नहीं,
मुझे सीधे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनना। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। और हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री ही बने इस बार के। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।